Hello everyone, welcome back to my channel Harshida Education. Today we are going to start chapter 3, the Delhi Sultans, from class 7th history, semester 1 NCERT syllabus. Hello students, so let's start our chapter 3, the Delhi Sultans. In chapter 2, we saw that regions like the Kaveri Delta became the center of large kingdoms. Did you notice that there was no mention of a kingdom with Delhi as its capital? That was because Delhi became an important city only in the 12th century. तो हमने चैप्टर 2 में देखा था कि जो कावेरी डेल्टा जैसे जो क्षेत्र हैं वो बड़े राज्यों का केंद्र बन गए थे, सेंटर्स बन गए थे. तो क्या आपने नोटिस किया था कि राज्य की जो राजधानी के रूप में दिल्ली का उल्लेख क्यों नहीं किया है? तो ऐसा इसलिए था क्योंकि दिल्ली केवल 12वीं शताब्दी में ही काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण शहर बन गया था. तो टेक अ लुक एट टेबल 1. Delhi first became the capital of a kingdom under the Tomars Rajputs, who were defeated in the middle of the 12th century by the Chauhans, also referred to as Chahamanas of Ajmer. It was under the Tomars and Chauhans that Delhi became an important commercial center. Many rich Jain merchants lived in the city and constructed several temples. Coins minted here, called Dehilwal, हैड अ वाइड सर्कुलेशन. तो अगर आप टेबल 1 देखें तो टेबल 1 आपको यहाँ नेक्स्ट पेज पे दिखेगा. ये आप देख सकते हैं द रूरल्स ऑफ दिल्ली, टेबल 1. तो अगर आप टेबल 1 देखते हैं तो यहाँ पे इस पर नज़र डालें. दिल्ली सबसे पहले जो था वो तोमर राजपूत के अधीन एक राज्य था जो कि 12वीं शताब्दी में चौहान्स के द्वारा हराया गया था और चौहान्स को चहामनास के रूप में भी जाना जाता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये राजपूत डायनेस्टी है. इसमें ये जो तोमर्स हैं तो अर्ली 12th सेंचुरी 1165 एंड चौहान्स फ्रॉम 1165 टू 1192. तो ये आपको बताया गया है कि अलग अलग जो डायनेस्टीज़ थे उन्होंने दिल्ली पर रूल किया था. ठीक है. सो तोमर और जो चौहान के समय पर दिल्ली एक कमर्शियल सेंटर बन गया था. कई सारे जैन जो व्यापारी थे वो शहर में रहते थे और उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था. यहाँ पर सिक्के बनवाए गए थे जिसे दहलीवाल कहा जाता था, तो जिसका काफ़ी व्यापक रूप से यहाँ पे प्रचलन था. The transformation of Delhi into a capital that controlled vast areas of the subcontinent started with the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century. Take a look at the table 1 again and identify the 5 dynasties that together made the Delhi Sultanate. तो 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत द्वारा इसकी नींव रखी गई थी और इस उपमहाद्वीप को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली को राजधानी में तब्दील कर दिया गया था, यानी कि बदल दिया गया था. वापस से अगर आप इस टेबल 1 को देखेंगे तो आप उन राजवंशों की पहचान करें जिन्होंने मिलकर दिल्ली सल्तनत बनाई. तो यहाँ पे कौन कौन सी डायनेस्टीज थी तो आप देख सकते हैं. ये राजपूत डायनेस्टी है, आपको दिखाई गई है. अर्ली टर्किश रूलर्स हैं, खिलजी डायनेस्टी है, तुगलक डायनेस्टी है, सैयद डायनेस्टी है एंड लोधी डायनेस्टीज है. सो ये जो 5 डायनेस्टीज थी इन्होंने मिलकर ये जो दिल्ली सल्तनत थी इसको बनाया था. दिल्ली सुल्तान्स बिल्ट मेनी सिटीज़ इन द एरिया दैट वी नाउ नो एज दिल्ली. सो लुक एट द मैप 1 एंड लोकेट दिल्ली कुना एंड जहाँपना. तो अगर आप ये जो मैप 1 देखेंगे तो इसमें आप यहाँ पे देखें, आपको दिखाया गया है कि ये जो जगह है, ये जो शहर बनाया था जिसे हम दिल्ली के नाम से जानते हैं. तो इस मैप को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको ये देखिए ये जो दिल्ली गुनाह बताया गया है और जो जहाँपना है जस्ट उसके ऊपर जहाँपना आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने का है. तो ये चीज़ हमें करनी है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. सो वी हैव सीन दिस द रूलर्स ऑफ दिल्ली. सो फर्स्ट इज़ राजपूत डायनेस्टी, इसके अंदर तोमर्स और चौहान्स थे. इसके बाद खिलजी डायनेस्टी आई थी, इसके बाद तुगलक डायनेस्टी थी, फिर सैयद डायनेस्टी थी एंड फाइनली लोधी डायनेस्टी केम. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज़ फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स. Although inscriptions, coins and architecture provide a lot of information, especially valuable are histories, Tariq singular, Tariq plural, written in Persian, the language of administration under the Delhi Sultans. तो दिल्ली सुल्तान्स के बारे में हमें किस तरह से हम फाइंड आउट करें, कैसे जानकारी हासिल करें. तो जो इंस्क्रिप्शंस थे
इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है शिलालेख, फिर जो कॉइन्स वगैरह थे, जो वास्तुकला थी, तो ये इन सभी चीज़ों से बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा विशेष रूप से जो इतिहास की जो तारीख होती है वो बहुत ज़्यादा मूल्यवान थी। जैसे जो तारीख है उससे एक वचन यानी कि सिंगुलर फॉर्म में कहते थे, और जो त्वारीख है उसे प्लूरल फॉर्म में कहा जाता था, जो कि फ़ारसी में लिखा गया था। तो ये जो था ये दिल्ली सुल्तानों के अधीन जो एडमिनिस्ट्रेशन की एक भाषा थी। ठीक है। नेक्स्ट इज द ऑथर्स ऑफ त्वारीख वर लर्नड men, secretaries, administrators, poets and courtiers who both recounted events and advised rulers on governance, emphasizing the importance of just rule. तो त्वारीख के जो लेखक होते थे वे पढ़े लिखे सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, कवि और दरबारी होते थे, जिन्होंने दोनों घटनाओं को सुनाया और शासकों को शासन करने की सलाह दी और शासन के महत्व पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया। नाउ हियर इन दिस बॉक्स वी कैन सी द सर्कल ऑफ जस्टिस। फ़ख्र-ए-मुदब्बिर wrote in the 13th century, a king cannot survive without soldiers, and soldiers cannot live without salaries. Salaries come from the revenue collected from peasants, but peasants can pay revenue only when they are prosperous and happy. So this happens when the king promotes justice एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस। तो 13वीं सदी में फ़ख्र-ए-मुदब्बिर ने लिखा था कि सैनिकों के बिना राजा जीवित नहीं रह सकता, और सैनिक जो है वो बिना वेतन के यानी बिना सैलरी के नहीं रह सकते हैं। तो जो सैलरी है वो किसानों से इकट्ठा किया जाता था। तो किस रूप में इकट्ठा किया जाता था? रेवेन्यू से। तो लेकिन जो किसान हैं वो रेवेन्यू का भुगतान तभी कर सकते हैं जब वे समृद्ध और एकदम खुश हों, यानी कि उनके पास इनफ जो क्वांटिटी है वो देने के लिए हो। तो ये तब होता है जब राजा जो है वो न्याय और ईमानदार शासन को बढ़ावा देता है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है। सो कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड। First, the authors of Twarikh lived in cities, mainly Delhi, and hardly ever in villages. They often wrote their histories for sultans in the hope of rich rewards. These authors advised rulers on the need to preserve an ideal social order based on birth rate and gender restrictions. Their ideas were not shared by everybody. तो इसके अलावा जो एडिशनल डिटेल्स है उस पर भी ध्यान दें। त्वारीख के लेख मुख्य रूप से शहरों जैसे दिल्ली, जो लेखक हैं वो मुख्य रूप से जो दिल्ली जैसे शहर है वहाँ पे रहते थे। बड़ी मुश्किल से ये लोग गाँव में रहते थे। वे ज़्यादातर अच्छे और महंगे पुरस्कारों की आशा में सुल्तानों के लिए अपने इतिहास को लिखा करते थे। जो तीसरा है वो है इन लेखकों ने शासकों को जन्मसिद्ध और लिंग भेद के आधार पर एक आदर्श सामाजिक व्यवस्थाएं बनाए रखने की आवश्यकता पर सलाह दिया था। उनके विचारों को वो हर किसी के साथ साझा नहीं करते थे, हर किसी के साथ शेयर नहीं करते थे। वो सिर्फ राजाओं के साथ या बड़े बड़े लोगों के साथ अपनी इन बातों को शेयर किया करते थे। तो इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर Razia became Sultan. The chronicler of the age, Minaz-e-Shiraz, recognized that she was a more able and qualified than all her brothers. But he was not comfortable at having a queen as ruler. So nor were the nobles happy at her attempts to rule independently. She was removed from the throne in 1240. तो 1236 में सुल्तान जो इल्तुतमिश है उनकी जो बेटी थी रज़िया सुल्तान, तो वो सुल्तान बनी। उस समय जो एक क्रॉनिकलर थे जिनका नाम था मिनाज़-ए-शिराज़, उनका ये मानना था कि वो अपने जो रज़िया है वो अपने सभी भाइयों से ज़्यादा सक्षम थी, ज़्यादा योग्य थी, लेकिन वो रानी के रूप में शासक होने में सहज नहीं थी और न तो उनके इस तरह स्वतंत्र रूप से शासन करने के प्रयासों पर जो रईस लोग थे वे भी खुश नहीं थे। इसलिए उन्होंने 1240 में जो सिंहासन था उसको उन्होंने त्याग दिया, उनको उससे हटा दिया गया था, बिकॉज शी वॉज अ लेडी। सो टिल हियर, इन आवर नेक्स्ट lecture, in our next video we'll continue the chapter. Bye bye.